हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और क्लास में। आज की क्लास में हम ग्रामर रूल यहाँ पे करेंगे। और ग्रामर रूल को समझने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और ग्रामर रूल्स क्या होता है बच्चों? ग्रामर रूल आपने क्लास 10th में एक चीज़ आपने ज़रूर पढ़ी होगी, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता था, हम जो है इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया करते थे? हम तीन मेथड्स का यूज़ करते थे। एक तो था हमारा सब्स्टिट्यूशन, जिसको विलोपन कहते हैं। एक होता था हमारा जिसको हम बोलते थे प्रतिस्थापन। और एक होता था एलिमिनेशन, जो विलोपन। और एक होता था मल्टीप्लिकेशन यानी वज्रगुणन। तो इनकी सहायता से हम क्या करते थे, इनकी सहायता से हम ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे चीज़ों को हम क्या करते थे, फाइंड करते थे। अब बात आती है कि इनका जो नेचर है, इनकी प्रकृति, कि ये कैसे हैं, ये कैसी लाइंस हैं, प्रतिच्छेदी हैं, समांतर हैं, ये जो संपाती हैं, कैसे हैं ये। तो इसको देखने के लिए भी हम क्या करते थे, A1/A2 इस प्रकार से हम किया करते थे। बट वो काफ़ी जो है लेंदी प्रोसेस वहाँ पे हो जाता था। अगर हमारे पास दो इक्वेशंस, अगर हमारे वहाँ पे तो हमारे पास दो इक्वेशंस होते थे। और दो इक्वेशंस होते थे तो हम क्या कर लेते थे, आसानी से फाइंड कर लेते थे कोई भी चीज़। बट जब हमारे पास ज़्यादा इक्वेशंस हो जाए तो हम इसके लिए क्रैमर, जो एक महान गणितज्ञ थे, एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने सारणी की मदद से इस चीज़ को सॉल्व करी। तो अब आप यहाँ पे देखो, जितने वेरिएबल्स आपके पास होंगे उतने ही इक्वेशंस आपके पास होंगे। कैसे? अगर आपके पास तीन वेरिएबल्स है, जैसे एक्स वाई जेड, तो आपके पास तीन इक्वेशन बन के आएंगे। सपोज दैट आपके पास दो वेरिएबल्स है, एक्स और वाई। इस कंडीशन में आपके पास केवल दो ही इक्वेशंस होंगे। यानी जितने आपके पास वेरिएबल, यानी जितने आपके पास चर होंगे, उतने ही आपके पास इक्वेशंस यानी समीकरण होंगी। ठीक है, आई होप आप इस चीज को यहाँ पे समझ गए होंगे। तो हम इसको जो है, जब आपके पास क्वेश्चन में पूछा जाता है क्रैमर, तो आप डायरेक्ट समझ जाना कि ये डिटर्मिनेंट यानी सारणिक वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया है और हमने उसी की मदद से इसको सॉल्व करना है। तो चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। एक चीज आपको और ध्यान देनी है बच्चों, कभी भी अगर डी यानी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 अगर आपका आ जाए, कभी भी अगर डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू आपका 0 आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में बच्चों, ऐसी कंडीशन में जो बच्चों आपका है डी इज इक्वल टू अगर आपका 0 आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में जो है सॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, नो सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन नहीं होता है। और कई चीज़ों पर ये निर्भर करता है। अभी मैं लास्ट में भी आपको इस चीज़ को बताऊंगा। यानी सॉल्यूशन होगा ही नहीं, उस कंडीशन में आपको क्वेश्चन को वहीं पे छोड़ देना है। बट ऐसा मतलब ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है पूरा आपको, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू आपकी मिल ही जाती है। और जब कुछ ना कुछ डी की वैल्यू मिलती है तो उसको पूरा सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कैसा क्या होता है। फिलहाल आप इस चीज पे ध्यान दीजिए। और आज की क्लास में हम फिलहाल एक ही क्वेश्चन करेंगे, ग्रामर रूल। नेक्स्ट क्लास में हम ए इनवर्स वाला करेंगे, क्योंकि 10 नंबर का क्वेश्चन है, काफी लेंथी क्वेश्चन है, इसलिए एक क्लास में इतना ही हो पाएगा। ठीक है, ओके। तो चलिए फिर अब इसको करते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। क्योंकि हम लगातार अब ये जो हमारी सीरीज चल रही है, इसमें हम 5-5 क्वेश्चन कर रहे हैं। तो जो छोटे छोटे क्वेश्चन है उनको हम 5-5 कर रहे हैं। कोई दो बड़े बड़े 5 नंबर के हैं तो उनको 2-2 क्वेश्चन कर रहे हैं। और जो 10 नंबर के हैं उनमें हम एक ही क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो ओके, चलिए इस चीज को करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम यहाँ से इनके गुणांकों को यहाँ से लिखते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते हैं हम। ठीक है, डिटर्मिनेंट क्या निकालते हैं हम यहाँ से, डिटर्मिनेंट बोले तो सारणी। कहीं इसको A1 से भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप A लिखो, B लिखो, C लिखो, D लिखो, ये डिटर्मिनेंट है बस। ठीक है, इतना याद रखो। अब ये डिटर्मिनेंट है चूंकि, तो डिटर्मिनेंट कैसे लिखते हैं, इस प्रकार। अब यहाँ पे बच्चों ध्यान देने वाली चीज ये देखो। ठीक है, यहाँ पे अंदर क्या आता है, देखो, जितने आपके पास इक्वेशंस होंगे उतने ही आपको कॉलम और उतने ही आपको रो बनाने हैं। यानी 3 इक्वेशन है तो 3 रो बनेंगी और 3 कॉलम बनेंगी। ठीक है, इस प्रकार से। और ध्यान देना, कभी भी अब क्योंकि आप सारणिक वाला क्वेश्चन कर रहे हो, तो सारणिक जो होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब वर्ग आव्यूह होता है। तो वर्ग आव्यूह में क्या होते हैं, जितने ऊपर होते हैं उतने ही नीचे होते हैं। यानी सपोज दैट ऊपर 3 है तो नीचे भी 3 होंगे, 1 2 3। ठीक है, यानी एक स्क्वायर की तरह। ठीक है, आई होप आप इस चीज को समझे होंगे। तो अब देखो, D1 हम कैसे फाइंड करते हैं, D1 बच्चों हम कैसे फाइंड करते हैं, ध्यान, D1 नहीं है, सॉरी, डिटर्मिनेंट हम किस प्रकार फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट को हम इस प्रकार फाइंड करते हैं A1 A2 A3।
यहाँ पे A1 A2 A3 क्या है, यहाँ पे A1 A2 A2 A3 इक्वेशन 1 2 3, इक्वेशन 1 2 3 में जो x है उसके साथ जो गुणा में अंक हैं, यानी जो गुणांक हैं, जो कॉफिशिएंट हैं, वो A1 A2 A3 हैं। इसी प्रकार B1 B2 B3 क्या है, इक्वेशन नंबर 1 2 3 में जो y है उसके कॉफिशिएंट यानी गुणांक हैं। इसी प्रकार B1 B2 B3 क्या होंगे, B1 B2 B3 होंगे हमारे इक्वेशन नंबर 3 के एलिमेंट्स, एलिमेंट्स नहीं, गुणांक, z के गुणांक। और इसी प्रकार D1 D2 D3 के क्या होंगे, ये जो D1 D2 D3 तो कांस्टेंट है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा कभी भी कांस्टेंट, सपोज दैट यहाँ पे तो आपके पास इस प्रकार आए हैं, कभी भी आपके पास कांस्टेंट अगर इज इक्वल टू के राइट साइड में ना हो तो सबसे पहले बच्चों उनको इज इक्वल टू के राइट साइड में लाना, यानी इक्वल के बराबर इधर लेके आना, ठीक है, तभी क्वेश्चन को हल करना। क्योंकि अगर ये इज इक्वल टू के इधर होंगे तो तब बिल्कुल इनको सॉल्व पहले ही मत करना, पहले इनको इस साइड लाना, फिर इनको इक्वेशन नंबर 1 2 3 मांगना, ठीक है, मारना, ठीक है। ये चीज बिल्कुल ध्यान में रखना। और ये जो ये कांस्टेंट है इनको बोलते हैं D1 D2 D3, ठीक है। अब आप कहोगे सर जी तो 4 चीजें बन रही है और आपने कहा था केवल 3 चीजें ही लिखनी है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा तीन ही क्यों लिखने हैं, क्योंकि 3 इक्वेशन है इसीलिए 3 एलिमेंट ही आएंगे एक सारणी में, 3 एलिमेंट ही आएंगे, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। 3 इधर और 3 नीचे इस प्रकार आएंगे, 4 मत कर देना, क्योंकि आप ये मत समझ लेना कि D1 D2 D3 भी है तो यहाँ पे भी 4 हम कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल मत करना। 3 इक्वेशंस हैं, 3 इधर आएंगे 3 नीचे आएंगे, ठीक है। तो B1 अब लिख देंगे हम B1 B2 B3। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि ये D1 D3 का यूज क्या है, अभी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप इस चीज को यहाँ पे निकालना सीखो, C1 C2 एंड C3, ठीक है। तो अब चलिए इनको लिख लेते हैं यहाँ पे आगे। आपको ऐसे लिखना नहीं है, एज इट इज ऐसे लिखना नहीं है आपको A1 A2 A3, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। इनकी जगह पे आप डायरेक्ट क्या लिखोगे, एलिमेंट लिखोगे, जो एलिमेंट है जो मैं अभी लिख रहा हूँ डायरेक्ट आप इस D करके इनको लिखोगे, न कि इसको, ये आपको समझाने के लिए केवल लिख रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो 2 और यहाँ पे है 1 और यहाँ पे है 1, माइनस लगाना बिल्कुल मत भूलेगा। अगर माइनस आप भूल गए डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स यानी आव्यूह और सारणिक वाले चैप्टर में माइनस प्लस का अगर आपने थोड़ा सा भी गड़बड़ कर दिया तो बस आपका पूरा सवाल वहीं पे गड़बड़, ठीक है। और एक बात और ध्यान देना बच्चों, अगर आपको आधा क्वेश्चन भी आ रहा है ना, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको आधा भी आ रहा है तो आप आधा ही करिए, लेकिन उस चीज को करिए। कम से कम आपको 10 में से 5 नंबर तो मिलेंगे, 10 में से 6 या 7 नंबर तो मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे जरूर, ठीक है। तो जितना आए उतना ही कर लेना, भले ही ना आए लेकिन उतना ही कर देना जितना आ रहा हो, ठीक है, ओके। फिर 1 और फिर माइनस के 1, फिर तीसरे में मैंने कहा C3 C1 C2 C3 यानी 3 1 1। अब किसी भी डिटरमिनेंट को कैसे हम फाइंड करते हैं, कैसे इसको मतलब सॉल्व करते हैं, सबसे पहले पहला एलिमेंट लेते हैं यानी 2, ओके, इसको लिखते हैं। उसके बाद ये जो 2 है इसके नीचे वाला पूरा ढकते हैं और इसकी पूरी पंक्ति और पूरे कॉलम को इस प्रकार ढक देते हैं। अब हमें क्या दिख रहा है, अब हमें केवल दिख रहा है 1 1 और -1 और 1, तो इसको इस प्रकार से सारणिक बनाते हैं और इसको इस प्रकार लिख देते हैं 1 1 और -1 और 1, ठीक है। इस प्रकार इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो, ध्यान से इसको समझते जाना। अब देखो सारणिक में हमेशा क्या होता है ना, पहला एलिमेंट प्लस, पहला वाला पद, ये पहला पद है, ये प्लस का होता है, दूसरा पद माइनस का होता है, फिर तीसरा पद प्लस का होता है, इस प्रकार ये चलते जाते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे करते ये चलते जाते हैं। आई होप आप इस चीज को यहाँ पे समझ गए होंगे बच्चों, ओके। अब क्या, अब पहला मैंने आपको बोला प्लस, दूसरा होता है माइनस, तो माइनस लिखेंगे। दूसरा कौन सा है, दूसरा कौन सा, इसको लेते हुए चलना है। इसी प्रकार हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। यानी ये -1 ऑलरेडी, यहाँ माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है और ये -1 ये भी हो गया, तो इसका माइनस प्लस ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप इस चीज को यहाँ पे समझ गए होंगे बच्चों, ओके। तो अब फिर यहाँ पे करना है, अब इसके वाला ये वाला ढकना है और ये वाला ढकना है। तो क्या क्या दिख रहा है, देखो आपको क्या क्या दिख रहा है, ये 1 ये 1 ये 1 और ये 1, तो 1 1 1 एंड 1, ठीक है, ओके। आई होप आपको यहाँ पे समझ रहे होंगे। उसके बाद देखो थोड़ा इसको व्हाइट बोर्ड को मैं थोड़ा खिसका देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर यहाँ से दिखे, ठीक है। अब देखो उसके बाद 3, ये वाला, इसका पहले प्लस माइनस
और फिर यहाँ पे क्या आएगा, फिर यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। आपको सीधा उधर लिखना है, प्लस माइनस, क्योंकि माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन उसके बाद फिर प्लस आता है, ठीक है। प्लस माइनस एंड फिर एंड प्लस फिर माइनस, ऐसे करके आता रहता है, ठीक है। तो फिर 3, अब की बार इसको ढकना है, इस वाले, इसके सीधे वाले को और इसके नीचे वाले को। तो क्या क्या आ रहा है, क्या क्या आ रहा है, 1 1 1 माइनस, 1 1 1 माइनस। अब इसको फिर से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको। किस प्रकार हम सॉल्व करेंगे बच्चों, किस प्रकार हम सॉल्व करेंगे, चलो इस चीज़ को देखते हैं। अब देखो किस प्रकार हमने इसको सॉल्व करना है। 2 ऐसे ही लिख दो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में, आप क्रॉस मल्टीप्लाई में ऐसे सॉल्व होते हैं, यानी इसका गुणा इस ऊपर वाले का गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें। तो 1 इंटू 1 होता है 1, माइनस 1 इंटू माइनस 1, और यहाँ पे माइनस लगता है, 1 के बाद माइनस, माइनस 1 का गुणा माइनस 1 में करेंगे तो माइनस 1 1 जा -1, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस होता है तो ये प्लस हो जाएगा, और इस प्रकार ब्रैकेट बन, बीच में है प्लस। उसके बाद फिर ऐसे ही करेंगे, 1 इंटू 1 1, फिर बीच में लगता है माइनस, फिर 1 इंटू 1 1, इस प्रकार इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद कैसे, उसके बाद फिर आया हमारा है +3, और इसको करना है फिर 1 इंटू 1 माइनस के 1, 1 इंटू 1, चूँकि बीच में माइनस लगता है, फिर माइनस के 1। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा ये, इसको आप यहीं से सॉल्व करोगे, ठीक है। मेरे तो यहाँ पे स्पेस नहीं है, इसलिए यहाँ पे कर रहा हूँ। तो 2 1 + 1 2, 1 + 1 2 इंटू 2 4, -1, 1 में से 1 जाएगा 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, -1 माइनस के 2, और -2 इंटू 3 2 3 6, माइनस के 6, तो इसकी वैल्यू आ गई माइनस के 2, 6 में से 4 जाएगा 2, माइनस के 2, ठीक है। यानी डी की वैल्यू आ गई माइनस के 2। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हम अब क्या करते हैं, डी की वैल्यू आ गई -2। यहाँ पे बच्चों हम क्या करते हैं, अगर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, क्योंकि क्रैमर रूल क्या बोलता है, क्रैमर रूल बोलता है कि आपके पास जो ये वेरिएबल्स हैं आप सारणी की मदद से इनको निकाल सकते हैं। बट अब हम निकालेंगे कैसे ज्ञात करेंगे कि x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है और z की वैल्यू क्या है। तो x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए x बराबर हमें d1/d करते हैं, y की वैल्यू निकालने के लिए d2/d3 निकालना पड़ेगा हमें, सॉरी d2/d निकालना पड़ेगा, और z की वैल्यू निकालने के लिए हमें d3/d निकालना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर 4 वेरिएबल्स वाला होता तो d4/d हमें करना पड़ता। कई टीचर्स आपको क्या बताएंगे कि dx/d, वो भी सही है, वो मतलब सबका अपना अपना होता है, तो मैं d1 d2 d3 ही लेता हूँ, ठीक है। ओके, अब चूंकि हमें d तो मिल गया, अब हमें क्या क्या फाइंड करना है, अब हमें d1 फाइंड करना है, d2 फाइंड करना है, d3 हमें फाइंड करना है। d हमें मिल चुका है, d की वैल्यू है -2, ठीक है। d2 की वैल्यू कितनी है, -2। आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे कि d हमने क्यों निकाला। अब हमें क्यों निकालना है d1, अगर हमारा d1 निकल गया तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि d1 को हमने ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड कर लिया है। y की वैल्यू d2 निकालने से मिल जाएगी, और z की वैल्यू d3 निकालने से मिल जाएगी। तो इस प्रकार जो है हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब देखो चलिए इस चीज को करते हैं। अब हमें सबसे पहले d1 निकालना है, तो d1 देखो, d1 d2 d3 कैसे निकालते हैं। तो d1 निकालने के लिए ये जो कांस्टेंट वाला टर्म है ना, ये जो कांस्टेंट वाला टर्म है जिसको हमने क्या माना था स्टार्टिंग में, मैंने आपसे कहा था d1 d2 d3, तो पहला जो कॉलम होता है, पहला जो स्तंभ होता है उसमें d1 d2 और d3 ही आता है, ठीक है। उसके बाद दूसरे हमें क्या आता है, दूसरे में जो हमारा दूसरी लाइन है यानी b1 b2 एंड b3। तीसरे में हमारे क्या आता है, तीसरे में ये वाला है, पहला ये वाला है, दूसरा ये वाला है, तीसरा ये वाला है, यानी ए वाला ये है, बी वाला ये है, सी वाला है, तो सी की पोजीशन में सी वाला d1 निकालने के लिए, ठीक है। अगर हम d2 निकाले तो d2 कैसे निकालेंगे, d2 में अभी जो कांस्टेंट वाला टर्म है ना d1 d2 d3, अब ये पहले कॉलम से खिसक के दूसरे कॉलम में आ जाएगा, यानी दूसरे कॉलम में ये आ जाएगा। अब क्वेश्चन आता है पहले कॉलम में क्या आएगा, तो पहले कॉलम में पहला वाला ही आएगा, यानी a1 a2 और a3, और पीछे वाले कॉलम में पीछे वाले यानी ये वाला सी वाला, यानी अब की बारी b1 की जगह ले लेगा। अगर हमें C3 निकालना हो,
अगर हमें D3 निकालना होगा तो आप कैसे, अब ये जो D वाला है ना कांस्टेंट टर्म, ये लास्ट में चलेगा। पहले तो सबसे आगे रहेगा, फिर बीच में जाएगा, फिर लास्ट में चला जाएगा, यानी D1, D2 और D3। अब ये आगे क्या आएंगे, आगे के दो कॉलम में क्या आएगा, आगे के दो कॉलम में वही A की जगह पे A वाला आएगा, B की जगह पे B वाला आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार D खिसकेगा पहले में, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में। ठीक है, तो इस प्रकार आपको करना है, और ऐसे ही करना है पहले कॉलम, ऐसे नहीं कि पहले लास्ट कॉलम में कर दिया और उसको बोल दिया जी भाई ये तो D1 है, D1 में पहले में आएगा, D2 में दूसरे में आएगा, D3 में तीसरे में आएगा। ठीक है, इस ऐसे करके खिसकता रहता है। ठीक है, ओके, आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो चलिए फिर D1 को यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, और फिर यहाँ पे लिख लेंगे सबकी वैल्यू, यहाँ साइड में लिखते चले जाएंगे किसकी वैल्यू क्या है। D की वैल्यू तो आ गए -2। अब चलिए यहाँ से D1 की वैल्यू निकालते हैं। D1 की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं। ठीक है, D1 की वैल्यू क्या आएगी, सबसे पहले D1, D2, D3 यानी 9, 6, 2, फिर बीच में आता है B वाला, तो -1, 1 एंड -1, फिर ये वाला 3, 1, 1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले पहला वाला लिखेंगे, पहला प्लस का आता है, फिर माइनस का आता है, फिर प्लस का आता है, फिर माइनस का आता है, फिर प्लस का आता है। इस प्रकार से यहाँ पे आता चला जाता है। ठीक है, फिर ये करना है, जो 9 लिया है उस वाले के स्तंभ को और उस वाले के पंक्ति को ढक देना है, जो हमारे पास बचेगा उसको लिख देना है, यानी 1, 1 -1, 1, ये आ जाएगा 1, 1 और माइनस के 1, 1। फिर बीच में आता है क्या, माइनस, बीच में आता है माइनस, माइनस क्या आता है, मतलब मैंने आपसे कहा था प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। अब ये इसके साथ है माइनस, पहले इसको लिया फिर इसको लिया, इसके साथ है माइनस, तो ये माइनस और ये माइनस, प्लस और 1 हो जाएगा। अब इसके वाले को ढको जैसे हमने पहले किया था, और इसके वाले ऊपर वाले को ढको, इसको ढको और इसको ढको, इसको ढको और इसको ढको। तो क्या क्या हमारे पास आ रहे हैं, क्या हमारे पास आ रहे हैं, 6, 1, 2, 1, 6, 1, 2, 1। फिर आता है हमारा तीसरे में प्लस के 3। अब इस वाले के स्तंभ और कॉलम को ढको, इस वाले के स्तंभ और कॉलम को अगर हम ढकेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6, 1, 2, -1। जो जिस पोजीशन में उसको उसी पोजीशन में लिखना है। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप 1 को इधर लिख, 6 यहाँ पे है और आप यहाँ 1 लिख रहे हो, जो जैसा है उसको वैसे ही लिखना है। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 9, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 1, 1 जब 1, फिर बीच में आता है -1 इंटू -1, माइनस के 1 और माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा। उसके बाद देखो 1 आएगा और 6, 1 जा 6, -2, 1 जा 2, प्लस के 3, और ये आता है 6 माइनस के -6, 2, 1 जा 2, 2 1 और 1 2 और 9 दूनी 18, 6 में से 2 गए 4, 4 एकम 4, और -6 और 2 7, 8, माइनस के 8 है ना, -8 के माइनस 8 24, -24, तो 18 और 4 होता है हमारा बच्चों 22, और -24, तो ये आ गया हमारा कितना, 24 से 22 के 2 -2, तो ये वाला हमारा आ गया कितना बच्चों, -2। ठीक है, क्या आ गया, ये D1 की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, -2, तो D1 की वैल्यू भी सेम आई D2 के बराबर ही। तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि मैं समझ जाऊँ, वहाँ पे आपको ऐसे नहीं लिखना D1 की वैल्यू, बस आपको वहीं पे लिख देनी -2। ठीक है, ये तो मैं बस क्योंकि मैं रब कर रहा हूँ ना, तो इसलिए ऐसे साइड पे लिख रहा हूँ, ऐसे आपको पेपर में नहीं करना। ठीक है, अब चलो फाइंड करते हैं किस चीज़ को, अब फाइंड करते हैं अपने D2 को फाइंड करते, D2 को अब फाइंड करते हैं। तो D2 को क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। ओके, सो D2 को फाइंड करते हैं। D2 को कैसे फाइंड करेंगे, D2 को फाइंड करने के लिए बीच वाला पद अब D वाला हो जाएगा, तो D यानी 9, 6, 2 बीच वाला पद हो जाएगा, आगे वही रहेगा 2, 1 एंड 1, पीछे वही रहेगा 3, 1 एंड 1, ये वाले। ठीक है, जो भी आपको बताया था। सबसे पहले 2 आएगा, इसको ढका, हमारे पास बचा ये 6, 1, 2
1, बीच में आता है माइनस, फिर यहाँ पे है 9, उसके बाद इसको ढका, इसको ढका, इसको ढका, 1 1 1 1 1 1 1 1, फिर आता है प्लस, प्लस के 3, अब की बार इसको ढका, इसको ढका, तो बचा 1 6 1 2। अब इसको सॉल्व करो, क्या आता है 2 6 1 जा 6, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, माइनस 1 1 जा 1, प्लस 3 और 2 1 जा 2, 6 1 जा 6, ये आ जाएगा हमारा 6 में से 2 गया, 4 दूनी 8, सॉरी हाँ 6 में से 2 जाएंगे तो 4 और 4 दूनी 8, 1 में से 1 गया 0, पूरा 0 हो जाएगा, प्लस के 6 में से 2 गए, माइनस के 4 और 4 थे अब 12, तो ये हो जाएगा माइनस के 12, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस के 4, 12 में से 8 गए 4, माइनस के 4, तो D2 की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, D2 की वैल्यू आ गई माइनस के 4, ठीक है, D2 की वैल्यू आ गई बच्चों कितनी, माइनस के 4, ओके ओके। अब देखो, अब हमें निकालना है D3, क्या निकालना है हमें, D3। अब D3 कैसे निकालेंगे, D3 मैंने आपको बता दिया कैसे निकालेंगे, चलो इसको भी निकालते हैं। कोई दिक्कत समस्या इस चीज़ में, आप कहेंगे नहीं सर जी कोई, अब की बार जो D है वो लास्ट में चला जाएगा, यानी पहले पहला था, फिर बीच में, अब D3 में लास्ट में चला जाएगा, ठीक है, 6 2। आई होप इस प्रकार आप 4 वाले इक्वेशन को भी सॉल्व कर देंगे, 5 जितना भी देंगे आप सॉल्व कर देंगे, ठीक है, और D खिसकता चला जाएगा, पहला फिर दूसरा तीसरा ऐसे करके, ठीक है। इसमें पहले में पहला ही आएगा 2 1 एंड 1, ये आ जाएगा माइनस के 1 1 एंड माइनस के 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैसे सॉल्व होगा, देखो सबसे पहले 2 आएगा, ये इसको और इसको हटा देंगे तो क्या आ जाएगा 1 6 माइनस 1 एंड 2, फिर बीच में आता माइनस और ये माइनस इसको कर देगा प्लस, इसके वाले करेंगे क्योंकि जिसको ले रहे हैं उसी के वाले का करते हैं, ठीक है, ये और ये, तो अब हमारे पास बचेगा 1 6 1 2, ठीक है, फिर आता है प्लस के 9 और अब की बार ये और ये ढक जाएंगे, तो अब की बार हो जाएगा 1 1 1 माइनस के 1 2 2 1 कम 2 और बीच में माइनस आता है, 6 कम 6 माइनस 6, तो प्लस कर देगा, प्लस के 1 2 1 कम 2 6 कम 6, प्लस के 9 माइनस 1 जा माइनस माइनस 1 1 जा 1 माइनस 1 जा माइनस, ठीक है, और 6 7 8 8 दूनी 16, प्लस 6 में से 2 गए, माइनस के 4 और 4 1 कम 4, माइनस के 4, माइनस 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 के 2 और 9 दूनी 18, माइनस के 18, 16 में से 4 जाएंगे तो कितने आ जाएगा 12, और 18 में से 12 जाएगा तो माइनस के 2, इस ऐसे भी कर लो, अगर ऐसे भी अगर आप करोगे तो 18 और 4 22, 18 और 4 होता है 22, 22 में से 16 जाएंगे तो कितने आएंगे 16 और 4 20, 6 आएंगे। अगर मैं इसको ऐसे करूँ 16 में से 4 गया, 16 में से 4 गया तो कितना आएगा 16 माइनस 4 इज इक्वल टू 12, ठीक है, कितना आएगा 12 माइनस के 18, 16 में से 4 गए 12, ठीक है, और 18 में से 12 गए कितना आएगा 6, इस प्रकार भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है, माइनस के 6 सॉरी माइनस के 6, इस सेम ऐसे एज इट इज़ आपका ये भी 6 ही आएगा, ठीक है, माइनस के 6 ही आएगा, तो माइनस के 6 यानी D3 की वैल्यू आ गई माइनस के 6। अब मैंने आपको बताया था किस प्रकार आपको एक्स वाई जेड के वैल्यू यहाँ पे फाइंड करने हैं, ठीक है, एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको किस प्रकार यहाँ पे फाइंड करने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी आपको बताया था एक्स की वैल्यू यानी D1 बाई D, तो D1 कितना आया हमारा, D1 आया हमारा माइनस के 2 और D भी आया हमारा माइनस के 2, माइनस माइनस कैंसिल, तो ये आ जाएगा हमारे 1, यानी x की वैल्यू आ गई हमारी 1, ठीक है। y की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे D2 बाई D, तो D2 कितना है माइनस के 4 और D है माइनस के 2, माइनस से माइनस गया और 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो इसकी वैल्यू आ गई 2,
अगर जेड की मैं बात करूँ, जेड कैसे निकलेगा, तो जेड निकलने के लिए ये हो जाएगा हमारा -6 यानी ये हो जाएगा हमारा D3, जेड निकलेगा हमारा D3/D से, और D3 की वैल्यू है -6 और D2 की वैल्यू है 3, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 3 6 तो 3। अब अगर ये अगर आप चेक करना चाहेंगे कि हमारे आंसर अगर सही है या गलत है, तो आप क्या करोगे, जहाँ देखो इक्वेशन नंबर 1 में आप डालो इक्वेशन, एक ही इक्वेशन से पता चल जाएगा हमारी वैल्यू सही है या नहीं है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे डाल दोगे ना तो आपका ये 9 ही आएगा। तो देखो 2 गुणा एक्स की वैल्यू 1 माइनस वाई की वैल्यू 2 प्लस 3 × 3 इज इक्वल टू 9। तो क्या ये सही आ रहा है? देखो 2 एकम 2 माइनस के 2 प्लस 3 3 9 इज इक्वल टू 9, 2 में से 2 गए 0 प्लस 9 इज इक्वल टू 9, यानी 9 इज इक्वल टू 9 ही हमारा आंसर आ रहा है। इसका मतलब ये जो हमें वैल्यू मिली है ना, ये सारी वैल्यू क्या है, सही वैल्यू है, और यही हमने सॉल्व करना था। और एक चीज़ आपको बच्चों और ध्यान देनी है, कभी भी अगर स्टार्टिंग में ही अगर आपका डी, जब आप डी निकालते हो ना, इस चीज़ से हम क्रैमर के नियम से हम ये जो रेखाएं हैं, ये रेखाएं हैं, ठीक है, ये क्या है, लाइंस हैं, आपको पता होता है ये लाइंस हैं। जब हम क्लास 10th में इसको सॉल्व करते थे, ये लाइंस बनती हैं, आप ग्राफ की विधि से भी इसको सॉल्व करते थे, ठीक है। तो जब आप डी निकालते हो और डी अगर आपका 0 आ गया, सबसे पहले अगर आपका डी 0 नहीं है, जैसे कि यहाँ पे नहीं है, अगर आपका डी 0 नहीं आया, तब तो जैसे मैंने आपको सॉल्व कराया है, आपने सेम उसी प्रोसेस से इस चीज़ को यहाँ पे सॉल्व करना है। क्योंकि जब आपका d इज इक्वल टू 0 नहीं होता है ना, तो एक यूनिक वैल्यू होती है, यूनिक वैल्यू मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू आपके पास आएगी। जैसे अभी मैंने क्वेश्चन किया था, कुछ ना कुछ वैल्यू आई, x की भी कुछ ना कुछ वैल्यू आई, y की भी कुछ ना कुछ वैल्यू आई, z की भी कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर आई, ठीक है। तो इसको बोलते हैं यूनिक वैल्यू, यानी कुछ ना कुछ वैल्यू हमारे पास, एक वैल्यू हमारे पास जरूर निकल के आएगी जब d नॉट इज इक्वल टू रहेगा 0 के, ठीक है। इस चीज को आप समझ लेना। और ये कैसी रेखाएं रहेंगी इस कंडीशन में, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं रहेंगी। प्रतिच्छेदी रेखाएं मतलब जो एक बिंदु पे काटते हैं, क्योंकि इसकी एक यूनिक वैल्यू आ रही है, कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है, ठीक है। और ये रहेगा हमारा हमेशा, क्योंकि इसकी एक वैल्यू है, तो ये हमारा कंसिस्टेंट ही रहेगा, इनकंसिस्टेंट नहीं रहेगा, ये कंसिस्टेंट ही रहेगा, यानी संगत रहेगा, ठीक है। इस चीज़ को आप जरूर ध्यान में दीजिएगा। और इसकी एक यूनिक वैल्यू होगी, ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा, या तो इसका नेचर पूछ लिया जाएगा, तो आपको बताना है कि ये इस प्रकार का है, ठीक है। अगर आपका गलती से D0 निकल गया, तो यहाँ पे बच्चों 2 कंडीशंस बनती हैं। अगर D0 आ गया तो आपको चेक करना है कि क्या D1, D2 और D3 भी 0 हैं, D3 भी नॉट इज इक्वल टू 0 हैं। अगर देखो D1, D2 और D3 में एक भी 0, अगर देखो D इज इक्वल टू अगर 0 आ गया और D1, D2, D3 में से एक भी 0 ना, मतलब किसी न किसी वैल्यू की कुछ ना कुछ आ गई, मतलब सपोज देखो हम एक्स वाई निकालते हैं ना, तो एक्स वाई नीचे तो डी रहता है, ऊपर D1, D2, D3 रहता है। अगर ऊपर कुछ ना कुछ वैल्यू आ गई, जैसे 3 आ गई D1 की वैल्यू, मतलब तीनों में से सपोज D2 की 0 आ गई, इनकी 0 आ गई, लेकिन इसमें से इन तीनों में से कोई ना कोई एक, एटलीस्ट वन अगर कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आ गई, 1 2 3 4 माइनस में कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आ गई, तब हमारे पास नो सॉल्यूशन रहते हैं, मतलब कोई सॉल्यूशन हमारे पास रहता ही नहीं है। जैसे यहाँ पे एक यूनिक वैल्यू आ रही है ना, तो यहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यू नहीं आएगी, कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, ये कोई मतलब इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, ठीक है। और इस कंडीशन में ये कैसी रेखाएं रहती हैं, जब हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं रहता, तो ये समांतर होती हैं। देखो कहीं पे भी काट नहीं रही है, कहीं पे भी ये टच नहीं कर रही है, तो यानी नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन ही नहीं है इसका। और इस कंडीशन में असंगत रहता है, इनकंसिस्टेंट ये रहता है, असंगत रहता है, ठीक है, क्योंकि इसको कोई है ही नहीं यार, यहीं कहीं पे भी टच नहीं कर रहा, कहीं पे भी काट नहीं रहा, तो ये इनकंसिस्टेंट यानी असंगत रहेगा। अब जब d इज इक्वल टू 0 हो, तो ये पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन क्या होगी बच्चों, दूसरी कंडीशन मैं आपको बता देता हूं। दूसरी कंडीशन होती है कि अगर D1 बराबर D2 बराबर D3 और सब इज इक्वल टू 0, मतलब D1 भी 0, D2 भी 0 और D3 भी अगर 0 ही रहेगा, तो अगर इस कंडीशन में जो है इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहते हैं, क्या रहते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी अनंत सॉल्यूशन रहते हैं, मतलब D तो 0 आ ही आ रहा है, प्लस आपका D1 भी 0 आ रहा है, D2 भी 0 आ रहा है,
D3 भी 0 आ रहा है, तो इस कंडीशन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहेंगे, इनफाइनाइट क्या रहेंगे, सॉल्यूशन रहेंगे, ठीक है, इनफाइनाइट क्या रहेंगे, सॉल्यूशन आपके रहेंगे। इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ओके, आई होप आप इस चीज़ को यहाँ पे समझे होंगे बच्चों, तो ध्यान देना। वैसे बहुत कम ये होता है, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है, कि ये चीज़ें थोड़ी जानने लायक यहाँ पे थी। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊँगा ए इनवर्स आपको कैसे निकालना है। 10 नंबर का क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, तो जल्द ही ये क्लास आपको मिल जाएगी। फिलहाल आप इस क्वेश्चंस को यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है।